So dear students, here we are going to start our next topic, that is the biodiversity. So first of all, you must know what is biodiversity and what is the importance of biodiversity in the nature. So what we having in the form of biodiversity, this is what we are going to see. We are having the natural resources, whatever in the nature, it's a part of biodiversity. We already discussed what is the ecosystem. So ecosystem, it is made up of the, or it having the biodiversity. So for the natural resources, we are having the indestructible and the destructible things. These are the resourceable. So first of all, what is indestructible? किसे हम लोग कहते हैं? एयर और वाटर. सो वी कांट डिस्ट्रक्ट इट. मीन्स एयर विल रिमेन एज इट इज एंड वाटर ऑल्सो विल रिमेन एट इट इज. ओनली इट कैन बी पोल्यूटेड. ये पोल्यूट हो सकता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता. एक एयर दूसरे एयर में कन्वर्ट नहीं होगी, एक वाटर दूसरे वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा. बट वी आर हैविंग द डिस्ट्रक्टेबल थिंग. Destructible things are again categorized as a renewable and the non-renewable. So in renewable, we are having the soil, forest, and the wildlife. Means the soil we can renew, forest also after the complete deforestation we can make it again in a, during by the process of plantation. And the wildlife, yes, the number of wildlife animal can be increases or decreases. But we are having the non-renewable destructible thing, that the minerals. Minerals means what? It's found in the nature. It's a raw form of metal, or from which we extract metals. So what's happened? Once we are having the metal, means if we extract the aluminium from the bauxite or the iron from the hematite. So once that bauxites and the hematites are nothing but what? Are nothing but what? यस, मिनरल्स. ये मिनरल्स होते हैं. इस मिनरल में से जब हम लोग पूरी तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये मेटल जब खराब होगा तो ये फिर से मिनरल में कन्वर्ट नहीं होगा. मिनरल से मेटल तैयार होगा लेकिन मेटल से मिनरल तैयार नहीं होगा. इट्स ओनली वन साइड प्रोसेस. So we can't renew it. So first of all, we must know the definition of biodiversity. So what is biodiversity? The variability among the living organism from all resources, including the terrestrial यानी जमीन पे रहने वाले, पानी में रहने वाले, दूसरे पानी में रहने वाले इकोसिस्टम का जो पार्ट रहता है, ये सभी आते हैं. एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर द पार्ट. और ये जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के कॉम्प्लेक्स का जो एक पार्ट रहता है, वो भी इसी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है. एंड दिस इंक्लूड द डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसीज, बिटवीन द स्पेसीज ऑफ द इकोसिस्टम. यानी ये जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये विद इन सिस्टम भी रह सकता है स्पेसिस में, यानी स्पेसिस में भी एक दूसरे की स्पेसिस में भी बायोडाइवर्सिटी रह सकती है और दूसरे दूसरे स्पेसिस में भी बायोडाइवर्सिटी रहती है. तो जब हम लोग आगे आगे इन सब चीज़ों को देखेंगे तब आप लोगों के ये कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी के समझ में आएंगे कि एग्जैक्ट क्या है. एक्चुअली मैं आपके सामने एग्जाम्पल को प्लेस करूंगा, तो एग्जाम्पल जैसे प्लेस करूंगा तो आपके कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे. तो सबसे पहला पार्ट की जेनेटिक variability or differentiation within the species, that is between the individual species. अगर हम लोग देखते तो आप लोगों को आम पता होंगे. तो देखिए यहाँ पर आम, इसकी जब भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इसे हम लोग जब भी क्लासीफाई करते हैं, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारे सामने जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक मीन्स विद इन द स्पेसिस. एक स्पेसिस. क्या आपने आम एक ही प्रकार का खाया हुआ है? बिल्कुल नहीं. आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे नेचर में, हमारे बायोडाइवर्सिटी में कम से कम जो आप सोच नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आपको मैं आइडिया दे दूं तो आम, मैंगो, ये करीबन 5000 वेराइटी के अभी मिल चुके हैं. यानी इट इज़ इन द नेचर, लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये भी आम है, ये भी आम है. तो आप सोचिए कि विद इन स्पेसिस आम ही है, बराबर है. एक अल्फांसो हापुस आम अलग से आता है, उसके बाद लंगड़ा आता है, तोतापुरी अलग आता है. आप कोई भी अगर देखेंगे तो हमारे लड्डू, गावरानी, सब 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 अलग अलग काफ़ी सारे नाम रहते हैं. ये सब आम ही है. गुलाब, गुलाब करीबन 8000 से ज़्यादा स्पेसिस गुलाब की है. इतने सारे गुलाब रहते हैं. आप इमेजिन नहीं करेंगे कि यहाँ पर एक नाम है ओरिजा सटाइवा.
ये बॉटनिकल नाम, सॉरी यस, ये बॉटनिकल नाम है ओरिजा सटाइवा। आपको मैं ओरिजा सटाइवा मीन्स बता दूं, राइस, चावल। भारत पूरे दुनिया में करीबन 88,000 वेराइटीज है चावल की। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? 88। हम लोगों को कितना पता है? हमको पता है लोकवन, सॉरी, एक चिनूर का पता होगा, या उसके साथ हम लोगों को पता रहता है। चिनूर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो पता रहेगा वो हम लोग एक काफ़ी जो फेमस चावल रहता है, जिसे हम लोग बड़े दानों वाला, आई फॉरगॉट इट्स नेम, बासमती, सॉरी यस, बासमती। ये कुछ ही गिने चुने हम लोगों को पता है। लेकिन अगर हम आप अच्छी क्वालिटी का अगर आप इसमें सोचेंगे या इसमें देखेंगे, तो आपके सामने ये 88,000 की चावल की वेराइटीज है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी सारी हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटीज है। तो स्पेसिस डाइवर्सिटी यानी क्या कि एक स्पेसिस है और उसमें अलग अलग स्पेसिस रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने दो एग्जांपल है, फेलिस टाइग्रिस एंड फेलिस डोमेस्टिका। यानी जैसे हम लोग कहते हैं एक ही स्पेसिस है, बिल्ली और शेर, ये एक ही स्पेसिस के आते हैं। तो ये स्पेसिस डाइवर्सिटी है। पहला हम लोगों ने देखा था जेनेटिक, क्योंकि इसमें जो जीन्स होते हैं उनमें डाइवर्सिटी आ जाती है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई। ये स्पेसिस ही अलग आ गया, क्योंकि शेर दिखते हुए अलग दिखता है, बिल्ली दिखते हुए अलग दिखती है। इन लोगों के काम करने के तरीके सब अलग रहते हैं, लेकिन ये एक ही स्पेसिस से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनमें अलग अलग वेराइटीज देखने के लिए जो मिलती है, दैट्स व्हाई दीज आर द स्पेसिक डाइवर्सिटी। तीसरा पार्ट आता है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम में भी वही आता है, डाइवर्सिटी विद इन द एरिया, जो भी हमारा एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया प्लांट्स वगैरह रहते हैं। तो आपके सामने देखिए, ये इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। एक जगह जहाँ पर पूरी तरह से घास रहती है, दूसरा था शोला फॉरेस्ट, जैसे हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर घास या प्लांट इनका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। तो ये हमारे लिए सबसे दूसरा पार्ट। अलग अलग डाइवर्सिटीज हमारे नेचर में हम लोग देखने के लिए मिलती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बायोडाइवर्सिटी की कुछ फैक्ट्स है उसकी आइडिया दे दूँ कि सबसे पहले हमारे एरिया में या हमारे अर्थ, जो भी हमारे पूरे अर्थ का पोर्शन है, वो अर्थ का पोर्शन करीबन जो रहेगा वो है अर्थ, जिसमें लैंड एंड सीज ये दोनों इंक्लूड हो गए हैं। तो ये आता है करीबन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 510 मिलियन स्क्वायर मीटर। इसमें करीबन जो आता है 27% ये अर्थ आता है। तो अर्थ का भी अगर अगर हम लोग देखेंगे तो 141 मिलियन स्क्वायर मीटर ये हमारे अर्थ का आता है। रिमेनिंग जो है वो हमारे ओशियंस में क्लियर हो जाता है। अब इन पूरे अर्थ में अराउंड 141 या 142 मिलियन स्क्वायर मीटर्स में अगर हम लोग देखेंगे, तो फॉरेस्ट जो कवर हुआ है, वो कवर हुआ फॉरेस्ट का एरिया है 38.7 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो 38.7 मिलियन स्क्वायर मीटर्स को अगर हम लोग देखेंगे पूरे अर्थ के एरिया के हिसाब से, तो इट कवर्स अराउंड 26% ऑफ अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है कि 40% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट लैंड इज इन अ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड द साउथ एशिया। भारत ये साउथ एशिया का पार्ट है। तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारा एक फॉरेस्ट है। तो जहाँ पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया, इनकी अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर दुनिया का 40% ये फॉरेस्ट ऑक्युपाइड होता है। आपको मैं काफ़ी अच्छे फैक्ट्स भी बता दूँ, आपको सुनकर भी थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि पूरे दुनिया में 5 मिलियन से 100 मिलियन स्पीसीज है। कितनी है? 5 मिलियन। 5 मिलियन को अगर मैं बोलूँ तो 50 लाख से 1,000 लाख, 1,000 लाख अगर मैं कहूँ तो ये 1 अरब के करीब आता है। तो यानी 100 करोड़, इतनी सारी स्पेसीज अर्थ पर है। तो हमने ढूंढी कितनी है? तो उसमें से हमारे पास अभी जो कैटलॉग हुआ है, इट इज ओनली ऑफ 1.9।
तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरे दुनिया में जितनी भी स्पेसीज हम लोगों ने कैटलॉग की गई है, जो हमारे पास नोटिंग जिनका हुआ है, जिनकी डिटेल्स हमारे पास है, वो सिर्फ 1.9 मिलियन स्पेसीज है। भले हम खुद को कितना भी एडवांस अगर समझेंगे, तो नेचर के सामने अभी भी हम लोग 1% भी नहीं आ गए हैं पूरी तरह से। हमारे पास नेचर का 1% का भी पूरा नॉलेज नहीं है। तो थर्ड बायोडाइवर्सिटी का एक फैक्ट बता दूं कि 34 रिकॉग्नाइज हॉटस्पॉट्स है पूरी दुनिया में, कि 34 ऐसी जगह है कि जहां पर हॉटस्पॉट जिसे हम लोग कहेंगे, कि जहां पर बायोडाइवर्सिटी की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है, स्पेसीज है, वो एकदम ह्यूज है, जबरदस्त है। ऐसे पूरी दुनिया में 34 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। 44.4 of the global plant and species and 35.3% of the vertebrate species are present in the spots. फिर 34 में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 45% जो दुनिया की प्लांट स्पेसीज है वो यहाँ पर है। और जो वर्टिब्री रहते हैं, यानी जिनके इसमें वर्टिब्रेट्स रहता है, ह्यूमन बींग में भी वर्टिब्रेट्स रहता है, जिसे हम लोग कना कहते हैं, पाठीचा कना जिसे हम लोग कहते हैं, ये अगर हम लोग देखेंगे तो 35.3% of vertebrate species are present in the hotspot. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सेम थिंग जो थोड़ी देर पहले हमने कही थी, कि इंडिया में टोटल लैंड एरिया जो रहता है, इट इज द 143 मिलियन हेक्टर, ये इंडिया का है। इंडिया ऑक्युपाइड 2.47 ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया एंड हैज ओनली 1% ऑफ द फॉरेस्ट। यानी पूरे दुनिया के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमने 2.47% का ही एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है, और 2.47 में हमारा 1% ये क्या है, उसमें से सिर्फ 1% फॉरेस्ट है। तो इंडिया हैज, पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन आती है 16.1, यानी चाइना के बाद इंडिया ये सेकेंड नंबर पे आता है। और थोड़ा पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ये अराउंड आती है 650 करोड़ की पॉपुलेशन है। 650 करोड़ के नज़दीक में पॉपुलेशन है, थोड़ा कम ज़्यादा। लेकिन 650 में अगर इंडिया और चाइना को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो इट इज़ अराउंड, यानी इंडिया 130 और चाइना तो ये 280 तक के ये दोनों आते हैं, यानी 280 करोड़, ये अराउंड 35% जो है, ये 35% ये हमारा, यानी 700 करोड़ में से करीबन, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 700 करोड़ में से दोनों देश का मिलाकर ये 280 करोड़ पॉपुलेशन आता है। और इंडिया में 15.1 कैटल पॉपुलेशन है। इंडिया में शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा कैटल्स ये रही हुई है, हमारी संस्कृति का भाग है। तो इसका भी अगर हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 15.1। तो पूरे भारत में जो फॉरेस्ट कवर किया एरिया ऑक्युपाइड जो है, इट इज़ 23.7। तो यहाँ पर है फैक्ट रिलेटेड बायोवर्सिटी में, इसको और कंटिन्यू कर दूँ कि इंडिया ने टोटल जो शेयर किया हुआ है डाइवर्सिटी को, ये पूरी दुनिया की 12.53% बायोडाइवर्सिटी को शेयरिंग किया हुआ है। यानी दुनिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी फाइंड आउट हुई है उसमें से 12.53 है इंडिया में। उसमें से इंडिया है 3.9% ऑफ द ग्रासलैंड्स, 2.0% ऑफ हॉट डेजर्ट्स एंड 4.1 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द वेटलैंड इकोसिस्टम। यानी यहाँ पर जो परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसमें से ग्रासलैंड या जहाँ पर काफ़ी सारे घास रहती है, वो एरिया 3.9 पूरे दुनिया पूरे भारत में जो कवर्ड किया हुआ है। हॉट डेजर्ट जैसे हम लोग देखते हैं कि राजस्थान, कच्छ का भाग, गुजरात वगैरह का, ये हमारे यहाँ पर 2% एरिया कवर हो चुका है। और 4.1 मिलियन हेक्टर्स जो हमारी वेटलैंड इकोसिस्टम रहती है। तो दुनिया में अगर भारत को देखेंगे तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, और जो दुनिया की 17 बड़ी डाइवर्सिटीज है, बड़ी मेगा डाइवर्सिटीज, उसका एक पार्ट है, एक देश है कि दुनिया के 17 देश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज है। ये जीव विविधता जिसे हम लोग कहते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव है उसकी जो वेराइटीज है, शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायो का मतलब आता है लिविंग, लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब आता है वेराइटी।
तो लिविंग वेराइटी इंडिया में इतनी सारी है कि इट हैविंग अराउंड 12.53%, दुनिया के 12.53% 53% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। और दुनिया में जो 17 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है उसमें से भारत एक है। उसके बाद इंडिया में करीबन 45,000 से ज़्यादा स्पेसीज वाइल्ड प्लांट की आइडेंटिफाई की गई है। 89,000 प्लस स्पेसीज ये वाइल्ड एनिमल की आइडेंटिफाई की हुई है। एंड 320 species 320 species of the wild relative of crops have been originated here। यानी यहाँ पर जो जिन चीज़ों का ओरिजिन है उसमें से 320 वेराइटीज स्पेसीज वाइल्ड रिलेटेड ऑफ क्रॉप्स हैव बीन ओरिजिनेटेड। अब इंडिया की और थोड़ा सा हम लोग बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो 1,39,000 स्पेसीज ऑफ द प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स आर रिकॉर्डेड भारत में। फिर भी मैंने अभी कहा इतना बायोडाइवर्सिटी को हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बट इट इज ओनली ऑफ द 1 to 2% ऑफ वॉट एवर इन द नेचर। and more than 4 lakh species are yet to identified। और ये करीबन ऐसा कहते हैं कि कम से कम 4 लाख या उससे भी ज़्यादा अभी भी आइडेंटिफाइड होना बाकी है। इतनी स्पाइस, ये तो भारत की बात है, भारत के बाहर भी हम लोग देखेंगे तो सेम थिंग ऐसा ही है। So there are 3 mega centers of the endemism and the 26 micro centers of the endemism। तो endemism means what? Endemism means what? कि वो स्पेसीज, वो एनिमल, वो प्लांट वहीं पर ही मिलेगा, ये दूसरी जगह कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये से कहते हैं हम लोग इंडेमिज्म। तो 3 मेगा सेंटर्स है भारत में कि जहाँ पर हमारा ये बायोडाइवर्सिटी है, और 26 माइक्रो सेंटर्स है कि जहाँ पर ही ये मिलेगा। मैं थोड़ा सा प्लांट स्पेसीज की आइडिया आप लोगों को दे दूँ तो बैक्टीरिया या वायरसेस, एल्गी, फंजाई, लीचेंस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसका पूरा डिटेलिंग आपके सामने कि इंडिया में कितना है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो टोटल बैक्टीरिया भारत में जो स्पेसीज है वो 850 है और पूरी दुनिया में आती है करीबन 4000। वायरसेस को भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो तो अभी तक के आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं और ये नेचर से आए हुए, जस्ट नॉट, दिस इज नॉट लाइक कोविड-19, ये नेचर में रहने वाले वायरसेस है जो दुनिया में करीबन 4000 है। उसमें से कुछ वायरसेस इंडिया में भी है। अलगी की करीबन 6500 स्पेसीज है, दुनिया में अराउंड 40,000 स्पेसीज है, उसमें से हमारे यहाँ 650 पाई जाती है। फंजाई द सेम थिंग 14,500, जबकि पूरी दुनिया में 72,000 स्पेसीज ये रिकॉर्डेड है। लीचेन का भी सेम पार्ट 2000 as compared to the 17,000। Bryophyta it's a 2850 as compared to the 16,000। Pteridophyta same 1100 as compared to the 13,000 in the world। Gymnosperm it is the 64 out of 750, it is in the 750 it is in the world and 64 it is in India। Angiosperm 17,500 and the total angiosperm present in the world it is the 2,50,000। एनिमल स्पेसीज इन एनिमल स्पेसीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे यहाँ कितनी है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ अगर हमारी बात चलती है तो इंसेक्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंसेक्ट्स हमारे यहाँ है 60,000 और पूरे दुनिया में है 8 लाख। म्यूसुला मोलस्का जो है रहता है वो 5000 इंडिया में, ये दुनिया में अगर हम लोग देखें तो 1 लाख आता है। फिशेस पूरे दुनिया में जो 23,000 स्पेसीज है उसमें से 2,500 स्पेसीज ये हमारे यहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में जैसे हमारा एक ये आता है फ्रॉक, ये 190 स्पेसीज इंडिया में पाई जाती है, पूरी दुनिया में 4,520। रेप्टाइल्स 4,000 400 आउट ऑफ 6,050। बर्ड्स की भी काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटीज इंडिया में एंड द मैमल्स, ये अगर हम लोग
So dear students, this is what we are having, facts related again biodiversity. So Karnataka, regarding Karnataka, when we are going to discuss, it's the 8th largest states in the country. Okay, total land it is 1,91,791. Forest cover around 20% and coastal area it is of the 5425 square kilometer and dominated by the mangroves forest. यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट रहता है यहाँ पर, उसी से ये काफी भरा पड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ियाँ और रोजवुड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की, इसका 25% ये कर्नाटका में है और पूरे भारत का जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका 10% आता है। उसके बाद हार्बर्स जो रहते हैं अबाउट 4758 फ्लोरा स्पेसीज विथ 1600 एंडेमिक्स। एंडेमिक्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एंडेमिक्स यानी क्या कि जो चीज़ वहीं पर ही आएगी, अगर आप उसको दूसरी जगह लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करेंगे, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूँ, केशर। केशर अगर आएगा तो ये कश्मीर में आएगा, अगर आप बोलेंगे कि मुझे इसे महाराष्ट्र में लगाना है तो पॉसिबल नहीं है। हापुस ये आप लोगों को कोकण में मिलेगा, अगर आप बोलेंगे हम लोगों को ये विदर्भ में लगाना है तो पॉसिबल नहीं है। संतरा जो क्वालिटी में विदर्भ का जो संतरा है, नागपुर, अमरावती, वरुण रीजन का, ये रीजन का संतरा आप अगर और कहीं लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे आप पूना साइड या अहमदाबाद साइड, तो वहाँ नहीं आ सकता है। दैट कॉल्ड एज द एंडेमिक्स। और वेस्टर्न घाट की अगर हम लोग बात करेंगे, पश्चिम किनार पट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो उसका 60% ये कर्नाटका में रिलोकेट करता है। अब सबसे पहला पार्ट कि यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले हॉटस्पॉट्स कहते हैं आपको। हॉटस्पॉट्स यानी क्या कि ऐसा एरिया कि जहाँ पर आपके बायोडाइवर्सिटी की जो अवेलेबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि एंडेमिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 0.5% और 1500 स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड्स 3 लाख प्लांट स्पीसीज एज एंडेमिक शुड बी प्रेजेंट। यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ करीबन 0.5 या 1500 स्पेसीज, 3 लाख का हम लोग अगर बात करेंगे तो ये हमारे हम लोगों को मिलती है। उसके बाद डिग्री ऑफ थ्रेट हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, ये जो है कि ये 4 हमारे यहाँ। सबसे पहला वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का मतलब होता है पश्चिम किनार पट्टी, जो महाराष्ट्र को लगकर है, जिसे हम लोग कोकण कहते हैं, या कर्नाटक को लग के केरला को पर ये वेस्टर्न घाट जो पूरा चलता है ये हमारा है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय, जो पूर्व ईस्टर्न हिमालय यानी वेस्टर्न जो मुंबई वगैरह वाला कोकण वाला, और वेस्टर्न की अगर ईस्टर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिसमें हमारा सिक्किम, मिजोरम वगैरह ये जो कुछ आते हैं, ये ईस्ट साइड के, नॉर्थ ईस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर जो हिमालयाज वगैरह का जो पोर्शन है वो। उसके बाद इंडो बर्मा रीजन, जो बर्मा आता है, ब्रह्मदेश जिसे हम लोग कहते हैं, ये जस्ट म्यांमार वगैरह यानी ये अरुणाचल के नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ पर ये रीजन में काफ़ी पाए जाते हैं। एंड सुंदरलैंड जैसे हम लोग जिसे कहते हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट है, और अंडमान निकोबार आइलैंड का जो स्पेशली कुछ पोर्शन है, ये पोर्शन इंडिया के हॉटस्पॉट्स है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। देन नेक्स्ट IUCN कैटेगरीज। एक्चुअली इन कैटेगरीज को अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी का मतलब है कि जो विनाश हो चुकी है, जो हम लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली आप अगर हम लोग, मैं बता दूं आपको कि अभी इतना सारा थ्रेट है इस बारे में कि पूरे दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी की स्पेसीज है उसमें से 20,000 स्पेसीज ये पूरे दुनिया से लुप्त होने के कगार पर होती है, यानी लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाती है यानी क्या कि वो सालों साल नहीं दिखती, जिसका हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट में ये सालों साल हमारे सामने नहीं आती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट भी होती है। एक अगर स्पीसीज अगर हमारी चली जाती है तो उसका असर ये दूसरे स्पीसीज पर अपने आप आ जाता है। तो स्पीसीज
नॉट डेफिनेटली लोकेटेड इन द वाइल्ड, यानी जो स्पीसीज हमारे जंगल वगैरह कहीं पर भी लोकेट नहीं है, एंड नेवर साइटेड इवन वंस इन द लास्ट 50 ईयर्स, और 50 साल में भी हम लोगों ने इसको देखा हुआ नहीं है। इट्स एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो मिलती नहीं है। अब इसका थ्रेटन क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है? द टर्म यूज इन द कन्वर्सेशन कंटेस्ट फॉर द स्पीसीज विच आर वन ऑफ द कैटेगरीज। थ्रेटन स्पीसीज यानी क्या कि अगर ये चली जाती है तो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ ट्रबल, जिसे हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे भी शेर भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है। तो जैसे पहले एक्सटिंक्ट स्पीसीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे डायनासोर है, ये एक्सटिंक्ट, अब ये पूरे लुप्त हो गए, अब हम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। वर्नेबल, रेयर एंड इनडिटर्मिनेट, ये ऐसी कुछ है जैसे रेड डेटा बुक में आ जाते हैं कि जिन लोगों को हम लोग सालों साल कभी देखा हुआ भी नहीं है। और अभी जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से ये एक्चुअली जो स्पेसीज है ये काफ़ी सारी एक्सटिंक्ट हो रही है। वाई बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट, इसकी ज़रूरत क्या है, ये सबसे पहला पोर्शन हमारा। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स फूड, ये हमको खाना देते हैं, फॉर्डर यानी हम लोगों को चारा वगैरह भी देते हैं, जैसे एनिमल्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए। फ्रूट्स देते हैं, फ्यूल देते हैं, टिम्बर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, काफ़ी सारी, यानी हम लोगों को जलने वाले के लिए लकड़ी मिलती है, कोयला भी मिलता है। फ्यूल अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी से ही, ज़मीन से हमारा एक्चुअली फ्यूल आता है। टिम्बर लकड़ियों की बात करते हैं घर बांधने वगैरह के लिए। मेडिसिन भी हम लोगों को नेचर से मिलता है। सब चीज़ें हम लोगों को किस चीज़ से मिलती है? बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती है, नेचर से मिलती है। कमर्शियल वैल्यूज, एक्चुअली इसकी कमर्शियल वैल्यूज बायोडाइवर्सिटी की क्या है कि ऑयल, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल। आप इमेजिन नहीं करेंगे, जिससे हम लोग अभी जो फर्टिलाइजर कहते हैं, कंपोस्ट फर्टिलाइजर, ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एक्चुअली कंपोस्ट फर्टिलाइजर रहता है, कि जिसमें ये रिच रहता है, प्रोटीन रिच, या इसमें जो हमारे माइक्रोब्स रहते हैं इतने रिच रहते हैं कि आप लोगों को आर्टिफिशियल भी फर्टिलाइजर इतना प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ये हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, ऑयल, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। कमर्शियल वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू, सबसे पहला पार्ट कि ये पॉलिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। अगर पॉलिनेशन होगा तभी तो जो फूल है वो फूल से फल तैयार होंगे, या तो फूल से बीज तैयार होंगे। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो स्पेसीज, फूल वही मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और बाद में उससे कोई बीज तैयार नहीं होगा। सॉइल फॉर्मेशन, ये माइक्रोब्स ही अपने आप ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होने के बाद सॉइल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं नेचुरल वे में। न्यूट्रिशन एनरिच, इतनी सारी इसमें न्यूट्रिशंस रहती है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, माइक्रोब्स वगैरह की वजह से या ऑर्गेनिक हमारा जो डिकम्पोजिशन होता जाता है उसकी वजह से। रिक्रिएशनल वैल्यू कांट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये इसे हम लोग कभी पैसों में इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। रिक्रिएशनल वैल्यू, नेचर की हम लोगों ने इकोसिस्टम में देखा था, एक पोर्शन तैयार होता है, वो दूसरे पोर्शन में, दूसरा पोर्शन तीसरे पोर्शन में, तीसरा चौथे में, चौथा फिर से पहले पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी नेचर से मिली हुई चीज़ फिर से नेचर में या चली आ जाती है। रिसाइकल जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग रीयूज करते हैं, ये रिक्रिएशनल वैल्यूज इसमें आती है। एस्थेटिक वैल्यू, आर्ट, पोएट्री, लिटरेचर, ये सभी हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी से ही मिली हुई चीज़ें हैं। देन साइंटिफिक वैल्यू, जीन पूल है, इवोल्यूशन है, ह्यूमन वेलफेयर है, ये सभी के सभी जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी से ही आने वाला पोर्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा हमारे लिए पोर्शन है ये। अब एक छोटे से प्लांट की मैं आपके सामने एक छोटा सा एक हिस्ट्री रख देता हूँ, ये कितना अच्छा है। द ट्री दैट लिव्स फॉर द 50 ईयर्स जनरेटर, यानी जो 50 साल तक रहने वाला जो प्लांट है, नीम का रहता है, आम का रहता है, बबूल बबूल नहीं सॉरी पीपल का रहता है, उसके बाद बर्ड का रहता है। ये जितने भी प्लांट है, मैं छोटा सा इनको बता दूं, अगर 1 साल रहते तो इसका क्या होता है। ये रुपीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन जो बात करता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ही करता है, उनको उसके अलावा दूसरा टर्म्स नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको रुपीज़ की बात बता दूं, 5.3 लाख वर्थ ऑफ ऑक्सीजन, ये हम लोगों को जो ऑक्सीजन भी जो मार्केट में मिलता है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो एक प्लांट से हम लोगों को 5.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन फ्री में मिलती है। उसके बाद जो सॉइल इरोजन होता है, जो हम लोग मिट्टी खरीदते हैं, वो करीबन 6.5 लाख रुपए का एक प्लांट हम लोगों का सॉइल इरोजन रोकता है। उसके बाद क्रिएट्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल, जो करता है, जो एयर पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए हम लोगों को जो एफर्ट लगते हैं, तो 10.5 लाख रुपए का वो एयर पोल्यूशन हमारा एक्चुअली क्लीन कर देता है।